Now I welcome Dr. Vimlesh Soni, Deputy Project Director. Dr. Soni is Associate Professor Mathematics, having 21 years of teaching experience in Higher Education Department, Rajasthan. He has expertise with budget provisions of RUSA scheme and its utilization in Rajasthan, proposal for PAB, MHRD. Dr. Soni is also State Nodal Officer, PFMS RUSA. Welcome, Dr. Vimlesh Soni. थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले हमारे कमिश्नर सर जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रूसा और चेयरमैन SLQAC भी हैं का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में एक मुहिम हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश की है कि राजस्थान में हम नैक की स्थिति में सुधार ला पाए, जिसमें बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। बहुत कुछ किया गया है लेकिन समय लगेगा और ये सबके सम्मिलित प्रयास से इस स्थिति को सुधारा जा सकेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्राचार्य डॉक्टर अनीता कोठारी मैम को, डॉक्टर सत्य सारस्वत को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पर अपने संबोधन के लिए। ये बहुत ही प्रासंगिक और अच्छा प्रयास है। वेबिनार के माध्यम से हम अच्छा एक मुहिम को जो हमारी शुरू हुई है उसको एक सार्थक पहल इसको मान सकते हैं हम, और इसके जल्दी ही अच्छे परिणाम आएंगे ऐसा हम मानते हैं। डॉक्टर BL शर्मा सर ने भी आपको काफ़ी विस्तार में जो पॉइंट्स बताए हैं वो लगभग आपके जितने भी नैक के क्राइटेरिया हैं उन सबको कवर करते हैं। यदि आप उन चीज़ों का ध्यान रख लें तो हम अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और नैक के लिए हम जाने के लिए तैयारी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत मुश्किल हो रहा है कॉलेजेस के लिए कि ये नैक कैसे हम करेंगे और क्या करेंगे। तो इन वेबिनार्स के माध्यम से एक माहौल बनाया जा सकता है जिससे कि एक प्रयास शुरू हो और कॉलेज इसमें कोई हेजिटेशन न रखें। यदि थोड़ा सा अध्ययन किया जाए और जो पूर्व में हमारे साथी इस नैक की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनसे यदि कम्युनिकेशन रखा जाए तो ये आसानी से पार किया जा सकता है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जो डिप्टी एडवाइज़र हैं, हमारे से राजस्थान से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी रही हैं। पहले भी इनका काफ़ी सहयोग में मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आज मुझे जो टॉपिक दिया था बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि एक 7th क्राइटेरिया है नैक का, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसके 100 मार्क्स है 1000 में से। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप कॉलेजेस में नॉर्मली हो रही हैं, सिर्फ ज़रूरत है प्रॉपर प्रेजेंटेशंस की और डाटा मैनेजमेंट की। सर प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं? हेलो मैम, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम ये देखें कि असेसमेंट एक्रेडिटेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। सबसे पहले तो हम NBA जो टेक्निकल कॉलेजेस एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए अपने नैक, और NIRF जो रैंकिंग के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो हम अभी आज नैक के रेफरेंस में बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनका जो क्राइटेरिया उसके बारे में बात करेंगे। नैक की जरूरत क्यों है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नैक जो है इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी और रिलेवेंस यदि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी चेक के लिए नैक या जो भी एजेंसीज हैं उनके माध्यम से असेसमेंट और एक्रेडिटेशन होता रहे, जिससे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी ये हमारे पास होती है। आजकल जो ग्रांट्स सेंट्रल एजेंसीज से जो आ रही हैं वो भी काफ़ी कुछ नैक की ग्रेडिंग पर डिपेंड करती है। जैसा BL शर्मा सर ने बताया था कि रूसा की ग्रांट भी नैक पर डिपेंड करती हैं और नैक ग्रेडिंग के माध्यम से ही जो रूसा का बजट है वो आवंटित हुआ है MHRD की ओर से। इसलिए हमें अच्छी नैक ग्रेड के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पूरा जो नैक फ्रेमवर्क है, वैसे प्रतिभा मैम काफ़ी कुछ इसमें बता चुकी है और मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूँगा कि जो कोर वैल्यूज है जिस पर पूरा एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है, यदि हम उसको समझ लें तो हम हमारा प्रयास उस हिसाब से कर सकते हैं नैक की ग्रेडिंग के लिए।
सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कितना योगदान है। ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस ट्रेडिशनल पुराने चले आ रहे हैं और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। वैल्यू सिस्टम अमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों में मूल्य प्रणाली को बढ़ाना। ये देखा गया है कि स्किल्ड छात्रों में यदि वैल्यू नहीं है तो वो स्किल किसी काम की नहीं होती। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज हों या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, इस चीज़ को बड़ा प्रायोरिटी देती हैं कि स्किल के साथ साथ वैल्यू भी छात्रों में हो। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आज की रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राजस्थान में भी इसमें काफ़ी काम हुआ है, और विभिन्न ग्रांट के माध्यम से स्मार्ट क्लासरूम्स, ICT एनेबल्ड रूम्स ये भी स्थापित किए गए हैं, जिनका उपयोग हमारे महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है उत्कृष्टता की खोज, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। यदि हम एक्सीलेंस के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो एक स्थिरता आ जाएगी, स्टेग्नेशन आ जाएगा। तो एक्सीलेंस के लिए हमेशा प्रयास हम करते रहें। पूरा फ्रेमवर्क 5 कोर वैल्यूज पे डिपेंडेंट था, जिसका मैं शॉर्ट में आपको बता चुका, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा। रिवाइज एक्रेडिटेशन जो फ्रेमवर्क है जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था, जो ICT एनेबल्ड है, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट है, स्केलेबल है, रोबस्ट है, और कुछ मायनों में हमारे लिए इजी भी है। यदि हम डाटा को प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा कि हम नेक के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकें। एक और एडवाइस आपको है कि आप रेगुलर विजिट करते हैं नेक की वेबसाइट के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहे हैं। उसके SSR फॉर्मेशन हो चाहे QAR का जो फॉर्मेशन हो, उसमें चेंज होते रहते हैं, तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आगे नेक में जाने के लिए। SSR जैसा कि मैम प्रतिभा मैम ने बताया है आपको, आगे श्रुति मैम भी बताएगी कैसे इसको प्रिपेयर करना है, जो कि बैकबोन है पूरे एक्रेडिटेशन प्रोसेस की। इसको बहुत ही ध्यान से तैयार किया जाना चाहिए। पूरा फ्रेमवर्क जो है 7 क्राइटेरिया, जो मार्क्स हमको मिलते हैं वो 7 क्राइटेरिया पर बेसिस हैं। BL शर्मा सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो इन्हीं 7 पॉइंट्स को के हिसाब से कवर होते हैं। क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग, लर्निंग एंड इवोल्यूशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। 7th है इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। हर क्राइटेरिया में कुछ की इंडिकेटर्स हैं। हर की इंडिकेटर्स के साथ जुड़े हुए कुछ मैट्रिक्स हैं, जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से जिसका हमें रिस्पॉन्स देना होता है। क्वालिटेटिव में हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस होते हैं, क्वांटिटी में हम नंबर्स में उस आंसर को, उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्राइटेरिया के बारे में अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो क्राइटेरिया 7 है, जिसके 100 मार्क्स हैं, उस पर बात करने जा रहा हूँ। जिसके की इंडिकेटर्स हैं इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 50 मार्क्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस 30 मार्क्स एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस 20 मार्क्स। जब हम इसमें देखेंगे तो अधिकतर आप देखेंगे कि आपके कॉलेजेस में सब काम हो रहे हैं। जरूरी है सो प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एक्टिविटीज को हम प्रॉपर प्रेजेंट कर पाएं, तो हम इन 100 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो की इंडिकेटर्स हैं, जेंडर इक्विटी सबसे पहला है, उसमें जेंडर इक्विटी। विभिन्न कमेटीज के माध्यम से समय समय पर कॉलेजेस में जेंडर इक्विटी एंड सेंसिटाइजेशन के लिए एक्टिविटीज होती रहती हैं। जरूरी है उसका रिकॉर्ड संधारण, उसके रिलेटेड फोटोग्राफ्स एंड उसके डॉक्यूमेंट्स। वुमेन गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, वुमेन के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। एनुअल जेंडर सेंसिटाइजेशन एक्शन प्लान जो कि अपलोड होता है वेबसाइट पर, इसको भी तैयार किया जाना जरूरी है सेशन के स्टार्ट में। क्या कॉलेजेस में सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, काउंसलिंग की व्यवस्था है गर्ल्स के लिए,
कॉमन रूम्स हैं, डे केयर सेंटर फॉर यंग चाइल्ड हैं, ये सब इस क्राइटेरिया में आते हैं। सेकेंड की इंडिकेटर है अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्वांटिटी मैट्रिक्स है, कॉलेजेस में सोलर एनर्जी का कितना यूज हो रहा है, बायोगैस प्लांट है या नहीं है, बिलिंग ऑफ द ग्रिड, सेंसर बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन, यूज ऑफ एलईडी बल्ब्स, पावर एफिशिएंट इक्विपमेंट। हमारे अधिकतर महाविद्यालयों में चाहे ऊर्जा ग्रांट हो या कोई और अन्य ग्रांट हो या विकास नीति हो, उसके माध्यम से सोलर प्लांट लगाए गए हैं। तो ये इस क्राइटेरिया में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है जो अपलोड होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो जियोटेक फोटोग्राफ्स है या और कोई इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो हो सकते हैं। नेक्स्ट की इंडिकेटर है टाइप्स ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम, हैजार्डस केमिकल्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। इनमें से जिसका यूज महाविद्यालय में हो सकता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हमारे कुछ महाविद्यालयों ने इसमें इनिशिएट किया है, जिससे हम कांटेक्ट करके इस सिस्टम को हम हमारे यहाँ भी इवॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे ध्यान है डूंगर कॉलेज बीकानेर में जो लैब्स हैं उनका जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए यदि जरूरत हो तो हम MOU कर सकते हैं गवर्नमेंट या अदर एजेंसीज के साथ, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, जो कि NAAC की रिक्वायरमेंट भी है। नेक्स्ट की इंडिकेटर है वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन। इसमें देखा जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है या ओपन बोर रिचार्ज, बोरवेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स एंड प्लांट्स, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द कैंपस। इसमें से कौन सी व्यवस्था है कॉलेज में अवेलेबल, उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी जानी होती है। और इसके लिए भी यदि जियोटैग फोटोग्राफ्स और वीडियोस हों फैसिलिटीज के तो ये अपलोड होते हैं। ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव्स बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स आसानी से किया जा सकता है। बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का यूज को हम एनकरेज कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवेज, बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक, जिसके लिए हमने काफ़ी समय पहले रूसा की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी हमने इसको डाला था कि इसके लिए भी रूसा ग्रांट में भी कहीं बजट की जरूरत होती है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग विद ट्रीज एंड प्लांट्स, ये भी बहुत इजी है, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए भी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज यदि हों तो वो हमें अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पर। अब ये जो ग्रीन कैंपस है इसकी एक ऑडिट भी होती है, शायद ये कुछ कॉलेजेस के लिए नई टर्म हो, ग्रीन ऑडिट, पर इसको आप ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, क्लीन एंड ग्रीन कैंपस रिकग्निशन अवार्ड्स यदि कोई मिले हों, बियॉन्ड द कैंपस एनवायरमेंटल प्रमोशन एक्टिविटीज़। यही नहीं कि हम हमारे कैंपस में ही ग्रीन कैंपस या एनवायरनमेंट के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, यदि हम कैंपस से बाहर भी इस काम को करते हैं तो उसका भी इसमें इम्पोर्टेंस है, जिसको हम अपने SSR में या एक्टिविटीज़ में एग्जिबिट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर BL शर्मा सर ने ये पॉइंट सारे कवर किए थे और ये सब इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडलीनेस प्रीमाइसेस में किस तरह से है, वहाँ पर रैम्प्स उन लोगों के लिए है या नहीं है, डिसेबल फ्रेंडली वॉशरूम्स हैं या नहीं है, लाइट्स, डिस्प्ले बोर्ड्स, टेक्नोलॉजीज जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स यूज कर सके, प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड इंफॉर्मेशन, ह्यूमन असिस्टेंस, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ रीडिंग मटेरियल, स्क्रीन रीडिंग, यदि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी यदि अवेलेबल हों कॉलेजेस में तो वो भी हमें रखने चाहिए। इसके लिए भी जियोटैग फोटोग्राफ्स, वीडियो अपलोड होते हैं। यदि कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए तो वो भी तैयार, नहीं बनाया है तो तैयार करें और उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। यदि कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है तो उसकी डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल हो और वो भी वेबसाइट पर अपलोड हो।
हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटीज कॉलेजेस में है, रैंप भी बने हुए हैं अधिकतर कॉलेजेस में। रूसा ग्राड में भी हमने इस चीज़ को डाला था कि डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रैंप और जो टॉयलेट्स हैं, डिसेबल फ्रेंडली वॉशरूम्स हैं, ये उसमें तैयार किए जाएं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है inclusive environment. Institutional efforts initiative in providing inclusive environment that is tolerance, harmony towards cultural, regional, linguistic, communal, socio-economic and other diversities. इस पर भी काम किए जाने की जरूरत है और ये सब काम होते हैं कॉलेजेस में, सिर्फ जरूरी है उसका रिकॉर्ड को प्रॉपरली संधारण किया जाए। Sensitization of students and employees of the institution to the constitutional obligations, जैसे values, human values and professional ethics. Describe the various activities in institution for inculcating values to be responsible citizen as reflected in Constitution of India. तो इस पर हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़, जैसे कई कॉलेजेस ने अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसको भी कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर भी लगवाया हुआ है, अलग से बोर्ड बनाकर भी लगवाया हुआ है। इस पर वर्कशॉप्स भी आयोजित की जा सकती हैं और स्टूडेंट्स को इसके बारे में, फैकल्टी को इसके बारे में अवेयर किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर स्टाफ। यदि कोई कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं है तो उसे बनाया जाए और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वैसे तो हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस से बाउंड हैं, लेकिन यदि उसको डॉक्यूमेंटेशन यदि कर पाए तो वेबसाइट पर या यदि वो अपलोड होता है तो इस की इंडिकेटर को कवर करता है। जैसा सर ने बताया था कि विभिन्न कमेटियां अपने अपने रिकॉर्ड को संधारण करें, तो ये एडवाइजेबल है कि जितनी भी कमेटीज़ हैं या जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है, सेशन के स्टार्ट में एक मीटिंग कर पूरे साल का हर कमेटी, चाहे उसकी आगे कोई जैसे एंटी रैगिंग कमेटी है, यदि कोई रैगिंग का केस नहीं आता है तो माना जाता है कि उसका कोई काम नहीं है। लेकिन इनिशियली सेशन स्टार्ट में ही एक प्लान बनाकर मीटिंग करके उस मीटिंग के संधारण भी किया जाए। इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए यदि अदर देन कोई रूल्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट उसका तैयार किया जाना चाहिए। और इसमें इस चीज़ के लिए वर्कशॉप्स भी आयोजित की जा सकती हैं। इंस्टीट्यूशनल सेलिब्रेट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल कमेमोरेटिव डेज, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, जो कि कॉलेजेस में अधिकतर सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाती हैं, इनका रिकॉर्ड भी संधारित किया जाना चाहिए। इसमें से कुछ की इंडिकेटर्स में क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं और कुछ क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं, जिनका आंसर हमें वर्ड्स में देना होता है क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में, और क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स में हमें उसके नंबर्स में उसका जवाब देना होता है या यस नो में जवाब देना होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात आती है 7.2, 7.1 की हमने बात की अभी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की। 7.2 बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें कोई 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशन को तैयार करनी होती है, बतानी होती है, और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है जो कि वेबसाइट पर अपलोड होता है। इसको प्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट का जो प्रारूप है वो है फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। टाइटल ऑफ प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रैक्टिस, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हमने प्रैक्टिस शुरू की है और प्रैक्टिस क्या है, इसकी डिटेल हमें देनी होती है। एविडेंस ऑफ सक्सेस, सक्सेस स्टोरी का रिकॉर्ड भी संधारित किया जाना चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारी जो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने जिसको माना है उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है। इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है कि प्रॉब्लम भी आई हो, उसको रिजॉल्व हमने किया हो, और रिसोर्सेज भी उसमें जरूरत हो, उसका डिटेल भी हमारे पास होना चाहिए। और कोई अदर आप नोट उसमें देना चाहें तो दे सकते हैं। 7 पॉइंट का फॉर्मेट है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें तैयार करना होता है। इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टनेस, पिछले कुछ समय पहले कॉलेजेस को शायद एक कॉलेज एक विशेषता का कुछ प्रोग्राम तैयार करने के लिए एक लेटर भी इशू हुआ था,
तो हर कॉलेज अपनी अपनी कोई ऐसी विशेषता बताए जो उसके रीजनल जो है, रीजनल सिचुएशंस जो हैं उसके आधार पर आधारित हो सकती है। तो इस तरह की एक विविधता हर कॉलेज की यदि हो तो वो इस क्राइटेरिया में, इस की इंडिकेटर में कवर होती है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में कंफ्यूजन ये होता है कि हम किसको तो बेस्ट प्रैक्टिसेस माने और कौन सी प्रैक्टिस जो है वो आप बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। समय के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन भी बदलती है। एक समय था जब आईसीटी का यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस माना जा सकता था, लेकिन आज वो रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी जो चीज जो हमसे एक्सपेक्ट की जा रही हो और हम उस एक्सपेक्टेशन से अलग जाकर बाहर जाकर यदि हम सोसाइटी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए वो काम कर रहे हैं तो दैट में बी काउंटेड एज बेस्ट प्रैक्टिस। नए की स्थिति पूरे देश में यदि देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति पूरे देश के हिसाब से थोड़ी सी कमजोर है। मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसमें जो 3.5 सीजीपीए है, जिसमें A++ ग्रेड मिलती है, उससे रिलेटेड करीब उस ग्रेड के करीब 133 कॉलेजेस हैं पूरे देश में। उसमें से टॉप 10 कॉलेजेस हैं। टॉप 10 कॉलेजेस में अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस हैं, जिसमें राजस्थान का एक कॉलेज है। ये एक अच्छी बात है कि राजस्थान का एक कॉलेज इसमें है, लेकिन बहुत ही कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो राजस्थान में जो A ग्रेड के कॉलेजेस हैं। तो SHN सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर, ये A++ है, जिसको 7 साल की वैलिडिटी मिली हुई है। अब कुछ इन कॉलेजेस में से कुछ कॉलेजेस जिनकी 3.5 एंड अबव सीजीपीए है, उन कॉलेजेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखा हमने। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉलेजेस ने कौन सी अडॉप्ट की हुई, इसको वेबसाइट पर भी इन्होंने बताया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसमें से अधिकतर प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे कॉटन कॉलेज गुवाहाटी असम, जिसकी सीजीपीए 3.76 है, इन्होंने कॉटन कॉलेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल के नाम से एक सेल बनाया हुआ है जो सोसाइटी के लिए काम करता है। दूसरा है आईसीटी एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हमारे कॉलेजेस में ऑलरेडी चल रहा है। ई कंटेंट्स तैयार किए जा रहे हैं फैकल्टी के द्वारा, ज्ञान सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है कमिश्नरेट के द्वारा, उसमें हमारे कॉलेज की फैकल्टी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। यदि इसको भी हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें, हमारे मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स से जुड़े, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में काउंट हो सकता है। जैसे इसके माध्यम से भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान कोरोना एपिडेमिक के टाइम पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आदि किए, वो भी इसमें बताया जा सकता है। SHN सुबोध कॉलेज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उनके द्वारा बताई जाती हैं, कम्युनिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, फोस्टरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्पावरिंग वुमेन, laying foundations for better society, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम देखेंगे हमारे कॉलेज एजुकेशन में पिछले दिनों एमयू के माध्यम से कुछ स्किल कोर्सेज चलाए गए थे, जिसमें कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ये इसका एक पार्ट हो सकता है। और अभी भी मूक के माध्यम से IIIT कोटा के साथ एक MOU हुआ है, जिन कोर्सेज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस में शो की जा सकती है। MSP मांडस देवगिरी कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र 3.75 CGPA के साथ फूले साहू अंबेडकर लेक्चर सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट एक्नोलेज्ड लेक्चर सीरीज इन महाराष्ट्र, वेरियस सोसाइटी एमिनेंट एंड नॉलेजेबल स्पीकर्स ऑल द स्टेट्स। यदि हम ये एक्टिविटीज भी हमारे यहाँ IDC के माध्यम से की जाती रही है। अब शायद IDC इस साल कोई एक्टिविटी नहीं हुई होगी, लेकिन यदि ये इस तरह की एक लेक्चर सीरीज भी हम शुरू कर सकते हो तो ये भी एक अच्छा प्रयास होगा। एग्जीबिशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, एक ये नई एक्टिविटी है जो हमारे कॉलेजेस में शायद अभी नहीं है, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज विजिट का एक प्रोग्राम बनाया जाता है, जिससे कि स्कूल स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता है और
जो अपना ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे, उसका जो नंबर है उसको कम किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। मिरांडा हाउस, न्यू दिल्ली, वुमेन एज लीडर्स एंड अचीवर्स। वुमेन के लिए वहाँ काफ़ी कुछ किया जा सकता है, किया जा रहा है, और वहाँ से जो आउटकम है उनमें जो लीडर्स हैं, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, वृंदा करात, इस तरह से काफ़ी नाम उनके यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हम भी हमारे कॉलेज से जो बच्चे अचीवमेंट करते हैं उनका रिकॉर्ड भी हम एग्जिबिट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एक्टिविटी, हमारे यहाँ एक सीरीज शुरू हुई थी, आइडिया के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो इंटर डिपार्टमेंटल एकेडमिक जो प्रोग्राम था वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में लिया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के आंध्रा लोयोला कॉलेज में प्रमोशन ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट, अब आप देखिए ये सारे कॉलेजेस में हम इसको शो कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है। आंध्रा लोयोला एक्सटेंशन सर्विस फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गाँव में इन्होंने काम करने के लिए स्कीम स्टार्ट की हुई है, ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए हमारे यहाँ अधिकतर कॉलेजेस ने इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिया हुआ है। इस पर भी हम एक सेल बनाकर, इस पर एक एक्टिविटी प्लान बनाकर इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एनुअल एकेडमिक ऑडिट बाय द इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, हमारे यहाँ आप प्रोग्राम के थ्रू सारे कॉलेज एजुकेशन का एक ऑडिट प्रोग्राम शुरू हुआ था। जैसा सर ने बताया कि इंटर डिपार्टमेंटल भी आप रैंकिंग कर सकते हैं, तो आईक्यूएसी जो है वो इस काम को अपने अंडर में ले सकती है। अब समय अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बताता हूँ आपको। केरला के इस कॉलेज में लाइव लैब और एक प्रोग्राम शुरू किया बी लाइव, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल एंगेजमेंट्स, ये दो प्रोग्राम्स हैं। हमारे यहाँ भी कुछ कॉलेजेस में वर्चुअल लैब्स स्थापित की गई है, वो भी बेस्ट प्रैक्टिस का एक पार्ट हो सकती है। पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना, बिहार, इसमें जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है, इंटर कॉलेज वुमेन्स एसोसिएशन। Students of different colleges mix more active in taking part in activities, increased discussion on social issues, discussion on political representation of women। ये हम सभी कॉलेजेस जो एक ही शहर के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं उसमें इस एक्टिविटी को हम शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेजेस, कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़, 3.52 CGPA, यहाँ वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट को बेस्ट प्रैक्टिस बताया हुआ है, लेकिन हम इसको अब बेस्ट प्रैक्टिस मानने की बजाय ये तो एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस एक्टिविटी को तो एसेंशियल एक्टिविटी मानना ठीक रहेगा। इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस कॉलेज। सनातन धर्म कॉलेज, अम्बाला, हरियाणा, डेवलपमेंट ऑफ कॉलेज इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, CIMS, इसके डेवलपमेंट से स्टूडेंट्स का फुटफॉल भी कॉलेज में अननेसेसरी इंक्वायरी इसके लिए रुकता है। यदि हम प्रॉपर MIS जनरेट कर सकते हैं तो नेक में भी हमारे लिए यूजफुल होता है। डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन्होंने एक डाटा मेंटेन किया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें कोई अवार्ड या कोई अचीवमेंट है तो उसको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक रिसर्च पेपर डॉक्टर दत्ता जी सावंत ने जारी किया था, ये उस स्टडी उस पर बेस्ड थी। आशा है कि आप निर्धारण कर पाएंगे कि कॉलेज में जो ऑलरेडी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें से किस को हम बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगा और आयोजकों को धन्यवाद दूंगा।